आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th की वीडियो लेके आई हूँ ऑफ कार्बन एंड its कंपाउंड। हम लोग ऑलमोस्ट टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर आ गए हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ 2021, है ना। क्योंकि अभी तो चैप्टर तो एक्चुअली में बहुत बड़ा है, बट आप लोगों के सिलेबस में जितना आ रहा है उसके लगभग लगभग हम लोग खत्म करने वाले हैं। आज मैं आप लोगों के लिए होमोलोगस सीरीज लेके आई हूँ। इससे पहले तक हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर तक पढ़ लिया, आइसोमर्स पढ़ लिया। आज हम लोगों को करना है होमोलोगस सीरीज, ठीक है। अब होमोलोगस सीरीज पढ़ने से पहले हमें जानना है अबाउट फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को जाने बगैर हम होमोलोगस सीरीज कंप्लीट तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप्स है क्या क्या, उसके कुछ एग्जांपल्स, उसके बाद फिर हम उन्हीं फंक्शनल ग्रुप्स को यूज करेंगे यहाँ पर। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप्स की नेमिंग भी बताऊंगी, नेमिंग इन द सेंस कि नॉमेनक्लेचर फंक्शनल ग्रुप का बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, पर फिर भी अब फंक्शनल ग्रुप पढ़ोगे तो उसको नॉमेनक्लेचर तो पढ़ना ही है। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप्स होते क्या हैं। ये जितने भी हमने हाइड्रोकार्बन्स पढ़े हैं, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जिसमें कि कार्बन और हाइड्रोजन। कई बार क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन्स जब कोई रिएक्शन करता है तो उसमें से जो हाइड्रोजन है उसकी जगह कोई और ले लेता है, ठीक है। कोई भी ले सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि ये एक हाइड्रोकार्बन था जिसमें हाइड्रोजन्स लगे हुए थे, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, 3 हाइड्रोजन का हाइड्रोकार्बन विद ऑल सिंगल बॉन्ड्स, तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन है ये, ठीक है। तो मान लो कि प्रोपेन को रिएक्शन करने जाता है, मान लो HCl से ही करने के लिए जाता है, तो कई बार क्या होता है कि इस हाइड्रोजन की जगह पर कोई और दूसरा एटम आके लग जाएगा। मान लो क्लोरीन लग गया, कुछ भी लग सकता है, ऑक्सीजन लग सकता है, क्लोरीन लग सकता है, ब्रोमीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ठीक है, सल्फर, कोई भी एटम लग सकता है, ठीक है। तो जब भी कभी किसी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन की जगह कोई और दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक साथ आके यहाँ पर लग गए, ठीक है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ यहाँ एक जगह पर लग गए, ठीक है। तो जब भी किसी हाइड्रोजन की जगह पर कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम आके लग जाएगा तो उसको हम बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, उसको हम बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप। हमने इसको फंक्शनल ग्रुप नाम क्यों दिया, क्योंकि जैसे ही ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर आएगा, फंक्शनल ग्रुप सबको समझ में आएगा क्या है। फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है, जब कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम किसी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन की जगह ले ले, हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह ले ले, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। क्यों फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, क्योंकि ये जो भी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर आया है, एटम या ग्रुप ऑफ एटम आया है, वो इस पूरे हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देगा, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देगा। मतलब उस पूरे हाइड्रोकार्बन का जो फंक्शन है वो अब उस फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, और इससे अब कोई मतलब नहीं होगा कि कार्बन, अगर मान लो कि 2 कार्बन की चेन है और 10 कार्बन की चेन है, ठीक है, दोनों के एक एक हाइड्रोजन हट के मान लो कि एक फंक्शनल ग्रुप लग गया, मान लो OH, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ग्रुप, OH इसमें लग गया, OH इसमें लग गया, ठीक है। तो अब इन दोनों हाइड्रोकार्बन्स की प्रॉपर्टी OH के अकॉर्डिंग चलेगी। मतलब जिन जिन चीजों से OH रिएक्शन करना चाहेगा या कराना चाहेगा, उन्हीं चीजों से, उन्हीं सब्सटेंसेस से OH का हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन अब होगा, ठीक है। OH के अकॉर्डिंग फंक्शन चेंज हो जाएगा, इसीलिए हम इनको फंक्शनल ग्रुप्स बोलते हैं, क्योंकि ये किसी भी हाइड्रोकार्बन में एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी अपने अकॉर्डिंग डाल देते हैं, इररिस्पेक्टिव कि उसका हाइड्रोकार्बन का लेंथ का है, अब चाहे 2 कार्बन का हो, चाहे 10 कार्बन का हो, चाहे 15 कार्बन का हो, सब के सब एक जैसे बिहेव करेंगे। क्यों, क्योंकि OH लग गया, तीनों में OH है, ठीक है। अब चाहे किसी में सिंगल बॉन्ड हो, किसी में डबल बॉन्ड हो, किसी में ट्रिपल बॉन्ड हो, फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि अब सब के सब फंक्शन करेंगे OH के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। तो दीज
these are functional group. So basically functional groups are atoms or group of atoms which replace the hydrogen of a hydrocarbon and provide specific properties to the hydrocarbon irrespective of the number of carbon, है ना, number of carbon पे फर्क नहीं पड़ता, एंड द नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है, इस चीज से भी नहीं फर्क पड़ेगा. तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ ऑफ द चेन या नंबर ऑफ कार्बन एंड द नेचर ऑफ द बॉन्ड. सो ये होते हैं फंक्शनल ग्रुप्स, अपनी प्रॉपर्टीज किसी भी हाइड्रोकार्बन में दे देंगे. ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ने हैं. वैसे तो फंक्शनल ग्रुप्स कैसे के लिए बहुत सारे हैं, पर हमें सारे नहीं पढ़ने, हमें कुछ पढ़ने हैं. कौन कौन से, देखो जरा ध्यान से समझना इस चीज़ों को, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है. देखो सबसे पहली चीज, हाइड्रोजन की जगह पे कोई हैलोजन लग जाए. ठीक है, हो सकता है आप लोग पहली बार सुन रहे हो ये हैलोजन का वर्ड, वैसे नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने एसिड बेसिस ऑन सॉल्ट में भी ये हैलोजन वर्ड यूज किया है. ठीक है, और अभी 5th चैप्टर में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में भी आपको ये हैलोजन वर्ड यूज करना पड़ेगा, आएगा ये वर्ड हैलोजन. हैलोजन को हम X से डिनोट करते हैं. बेसिकली ये हैलोजन्स क्या है, ऐसे एटम्स, ठीक है, या ऐसे एलिमेंट्स बोलो जिनको स्टेबल होने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है. मतलब क्या भाई, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत किसको होगी, जिनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना. हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, एक होता है, एक और चाहिए होता है हाइड्रोजन को छोड़ के, जैसे फ्लोरीन. ठीक है, जैसे फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9, 2, 7, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मतलब कि वो हैलोजन है. तो जितने भी ऐसे एटम्स होंगे जिनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, या ये कह लो कि जिनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन मिल जाने से वो स्टेबल हो जाएंगे, वो सब हैलोजन्स होते हैं. फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ठीक है, ब्रोमीन हो गया और आयोडीन हो गया. ये चारों हमारे हैलोजन्स के ग्रुप में आते हैं. ठीक है, अगर किसी हाइड्रोकार्बन में ये चार में से कोई एक लगता है तो हम कहते हैं कि हैलोजन ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया. बात करते हैं इनके नेम की भाई, क्योंकि हम लोग नॉमेनक्लेचर भी साथ साथ में देखेंगे नेम की. तो देखो मैंने आप लोगों को जब नॉमेनक्लेचर बताया था तो हमने ये कहा था कि सबसे पहला काम नॉमेनक्लेचर में क्या होता है, टू काउंट द नंबर ऑफ कार्बन. ठीक है, जब आपने कार्बन का नाम नंबर काउंट कर लिया, उसके अकॉर्डिंग आपने नाम दे दिया उसको, मेथ, एथ, प्रोप, प्यूट, जो भी, जिसको हम रूट नेम बोलते हैं. ठीक है, रूट नेम के पीछे लग जाता है एन, ई, आई, है ना, डिपेंडिंग अपॉन कि नेचर ऑफ बॉन्ड कैसा है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है. रूट नेम के आगे लगता है हैलोजन का नाम अगर हाइड्रोकार्बन में हैलोजन प्रेजेंट है. जैसे फॉर एग्जांपल कि हमने यहाँ पर जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं क्लोरीन अगर लगा है तो क्लोरो लगाएंगे, उसके बाद हमारा जो भी रूट नेम होगा वो होगा. जैसे क्लोरोमीथेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन. अगर क्लोरीन लगा है तो फ्लोरीन, लगा है तो फ्लोरो, ब्रोमीन लगा है तो ब्रोमो, और आयोडीन लगा है तो आयोडो. ठीक है, डैश मैंने यहाँ इसलिए लगाया है क्योंकि ये पहले आएगा, बाद में आएगा हाइड्रोकार्बन का नाम, हाइड्रोकार्बन का नाम बाद में आएगा, इसलिए डैश पीछे लगा है. इस डैश का मतलब है कि बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब ये फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ, है ना, ये फ्लोरीन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा. एग्जांपल देख लेंगे, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. जैसे मान लो कि ये 2 कार्बन की चेन है मेरे पास, इन सब में हाइड्रोजन्स लगे हुए थे, इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन की चेन है मतलब कि एथ, सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए कि इथेन. अब मान लो कि एक हाइड्रोजन की जगह पे मैंने फ्लोरीन लगा दिया, इस सिंगल डैश का मतलब क्या था, बॉन्ड, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाएगा विद द कार्बन. अब क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन लग गया है इसलिए बस कुछ नहीं, इसके आगे लग देना फ्लोरो, इसके आगे लगा देना है आपको फ्लोरो, फ्लोरोइथेन नाम इसका हो जाएगा. आई होप दिस इज अंडरस्टूड. ऑलराइट, अब इसी जगह पे अगर क्लोरीन लगा होता तो हम क्या बोलते, क्लोरोइथेन. इस तरीके से हम हैलोजन्स का नेमिंग करते हैं. अच्छा, कुछ एग्जांपल्स में करा दूंगी और फंक्शनल ग्रुप करने के बाद, क्योंकि ओवरऑल सीरीज में तो कुछ बहुत ज़्यादा है, छोटा सा है, वो मेन तो यही है. दूसरा मान लो, दूसरा है आपका एल्कोहल. ठीक है, दूसरा है एल्कोहल. एल्कोहल में
जैसे अभी हम लोग OH OH की बात कर रहे थे, अल्कोहल में OH लगता है, ठीक है, अल्कोहल में क्या लगता है, OH लगता है, OH लग गया। इसका नाम कैसे लिखते हैं हम, इसका नाम लिखते हैं ऑल, ठीक है, ऑल। इसके ऑल के आगे डैश लगा है, मतलब जो आपका मेन नेम होगा, जो रूट नेम होगा, वो कहाँ आएगा, आगे, ठीक है। ऑक्सीजन का सिर्फ एक बॉन्ड खाली है, मतलब क्या, सिंगल बॉन्ड बनाया ना मैंने यहाँ पे, मतलब ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ ज्वाइन होगा कार्बन से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर क्या है, ये मीथेन है, अभी ये क्या है, मीथेन है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह पर क्या लगा दिया, OH लगा दिया, ये हाइड्रोजन हट के नया OH आएगा, ठीक है, OH लग गया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो मैंने क्या बोला, OL लास्ट में लगाना है, ये अल्कोहल है, हमें पता चल गया OH है तो मतलब अल्कोहल है, OL लास्ट में। तो पहले हम क्या लिखेंगे, रूट नेम, भाई इसका रूट नेम क्या होगा, मेथ, सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन यही होगा, और पीछे लग जाएगा ऑल। लेकिन ध्यान से, जब भी हम नॉमेनक्लेचर करेंगे, IUPAC ये कहता है कि कभी भी दो वॉवल्स एक साथ नहीं आनी चाहिए, इसलिए हम हमेशा ये ई जो है वो हटा देते हैं, और इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथेनॉल, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथेनॉल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कि मैंने 2 कार्बन की चेन ले ली है, ठीक है, अभी इसका नाम क्या है, इथेन है, अभी इसका नाम क्या है, इथेन। मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन की जगह पे OH लगा दिया, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल, है ना, पीछे OL लगेगा, आगे सब कुछ वैसा ही रहेगा, पीछे ऑल लग जाएगा। तो जब पीछे ऑल लगेगा तो ई और ये ऑल, भाई ये दोनों तो साथ में कभी रह नहीं सकते, तो ई हटाना पड़ेगा और हम क्या लिखेंगे, मिथेनॉल, ई नहीं लगेगा, बस यहाँ पे ई ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो यहाँ पर डबल, अच्छा पहले तो मैं इथेनॉल के बारे में बता दूं, इथेनॉल का कॉमन नेम है अल्कोहल। वैसे तो अल्कोहल हम सारे जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होंगे जिसमें OH लगा होगा उन सबको अल्कोहल बोलते हैं, पर ये वो अल्कोहल है जो हम कंज्यूम करते हैं, है ना, लोग ड्रिंक करते हैं तो उसमें जो अल्कोहल होता है वो एक्चुअल में इथेनॉल ही होता है, ठीक है, इथेनॉल ही होता है, C2H5OH काउंट करोगे तो C2H5OH ही आएगा। अच्छा, मान लो अगर मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा, वही वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे, 4 होना चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड आ गया। अब जब ये डबल बॉन्ड आ गया तो हम एन थोड़ी लगाएंगे, फिर हम क्या लगाएंगे, इथीन लगाएंगे, है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट अल्कोहल। इस तरीके से आपको नेमिंग करनी होती है। अब अगला है एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को हम लिखते हैं CHO, ठीक है। अब CHO का मतलब क्या है, एक ग्रुप ऐसा आ रहा है जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अच्छा, अगर मैं इसको खोलूं, भाई ये CHO किसी न किसी तरीके से बॉन्ड बना लो ना एक दूसरे के साथ, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के तो लिंक्ड है। अगर मैं इसको खोलूं तो बेसिकली ये इस तरीके से होता है, ये CHO मतलब क्या, कार्बन जिसका एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रहा है ऑब्वियसली, और कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है। हमेशा ऑक्सीजन के पास दो, जैसे कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए वैसे ही ऑक्सीजन के पास भी 2 बॉन्ड्स होने चाहिए। तो यहाँ पे ये जो कार्बन है इसके चारों वैलेंसी सेटिस्फाई होगी, मतलब 3 सेटिस्फाई होगी, एक जाके वो कहीं जुड़ेगा किसी कार्बन के साथ जुड़ेगा तो भी सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया है, ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड चाहिए। अच्छा, यहाँ पर भी देखो, अगर हम इसको भी खोलें तो ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड ऑलरेडी हाइड्रोजन के साथ बना रखा है, दूसरा बॉन्ड खाली है जो वो कार्बन के साथ बनाएगा, जब वो हाइड्रोजन में हाइड्रोकार्बन में जुड़ेगा तो वो यही इसी बॉन्ड को सेटिस्फाई करने के लिए कार्बन के साथ जुड़ेगा। ये कार्बन क्या करेगा, इसके 3 बॉन्ड्स ऑलरेडी सेटिस्फाइड हैं, CHO का 3 बॉन्ड्स ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, ये क्या करेगा, अपना ये वाला बॉन्ड सेटिस्फाई, ये वाली वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए किसी हाइड्रोकार्बन में जाके जुड़ेगा, ठीक है। तो आप इस चीज में अगर ये चीज समझ में आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो बस इतना याद रखना कि CHO एज इट इज वहां जाके लगता है और इसका सिर्फ एक बॉन्ड खाली है,
ठीक है, इस कार्बन का एक बॉन्ड खाली है, यही बॉन्ड ले जाके वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोकार्बन में जाके। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, जैसे यहाँ पे और लगाया है वैसे हम इसमें एल लगाते हैं। कई बार हम पूरा एल्डिहाइड ही लिख देते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड ही लिख देते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि दो कार्बन का एग्जाम्पल में लेती हूँ, थोड़ा आसान होता है। ठीक है, अब दो कार्बन में मान लो कि ये है, इसका नाम क्या होगा, इथेन। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, इथेन। अच्छा, अब मान लो कि इसमें आके जुड़ गया कौन, CHO। तो मान लो इस हाइड्रोजन को हटा के मैंने CHO जोड़ लिया। ध्यान रखना, ये कार्बन की 3 वैलेंसी ऑलरेडी यहाँ पूरी हो रही है। ठीक है, तो ये नहीं सोचना कि इसने सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाया है, 3 ये पहले से बना के रखा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के, सिर्फ एक बॉन्ड खाली है जो उसमें जाके जोड़ लिया कार्बन के साथ। दिस कार्बन, ऑल द कार्बन्स हियर आर सैटिस्फाइड। अच्छा, अब इसका नाम क्या होगा, नोमेनक्लेचर में मैंने आपको बताया था कि हम नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट करते हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट करो। जब भी आप नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट करोगे तो आप फंक्शनल ग्रुप में, ये भी तो कार्बन ही है ना, हाइड्रोकार्बन में ये भी तो कार्बन है, तो इस कार्बन को भी काउंट करना है। तो बेसिकली अब यहाँ पर कितने कार्बन हो गए, 3। 3 का मतलब सारे सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ई नहीं लगा रही हूँ क्योंकि बगल में आने वाला है एल, तो प्रोपेनॉल हम बोलते हैं इसको, प्रोपेनॉल। अगर पूरा एल्डिहाइड लगा दोगे तो क्या नाम बन जाएगा, प्रोपेनॉल्डिहाइड। ठीक है, प्रोपेनॉल्डिहाइड। एक और एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मीथेन का लेती हूँ। ठीक है, CH4। अभी ये क्या है, ये अभी मीथेन है। जैसे ही मैंने एक हाइड्रोजन हटाकर लगा दिया CHO, तो अब क्या ये मेथ लगेगा, नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाएगा। ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड अपने साथ एक कार्बन ऑलरेडी लेके आता है, तो नाम जो है, नंबर ऑफ कार्बन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज हो गया, अब क्या हो गया, 2 कार्बन, 2 कार्बन मतलब H, सारे सिंगल बॉन्ड मतलब एन, ई नहीं लगा रही हूँ क्योंकि एल लगाना है। ठीक है, इथेनॉल पूरा लगा सकते हो, पूरा लिखना है तो इथेनॉल्डिहाइड। ठीक है, इथेनॉल इज सफिशिएंट। क्लियर, ये हो गया हमारा एल्डिहाइड। बस जानना है कि होते क्या है। अब नेक्स्ट है हमारा कीटोन। ठीक है, दिस इज थर्ड। फोर्थ है हमारा कीटोन। अब कीटोन में क्या होता है, चलो ना, आप लोगों का टाइम नहीं हो रहा है, 12 साढ़े 12 हो रहा है, चलो मैं रेडी हूँ। कीटोन, कीटोन में क्या होता है कि इस तरीके का बॉन्ड होता है ये। ठीक है, थोड़ा सा अलग है, बाकी सब में सिंगल बॉन्ड था। अब यहाँ पे देखो, ये जो कार्बन है इसके 2 बॉन्ड्स खुले हुए हैं, मतलब क्या कि इसने डबल बॉन्ड बनाया है ऑक्सीजन के साथ, मतलब इसका डबल 2 बॉन्ड सेटिस्फाइड है। 2 बॉन्ड्स इसके अभी भी इनकम्प्लीट है, सेटिस्फाइड नहीं है, 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है। तो अब ये क्या करेगा, ये यहाँ से भी एक कार्बन को जोड़ेगा और यहाँ से भी एक कार्बन को जोड़ेगा। ठीक है, इसका नाम हम कैसे रखते हैं, हम लिखते हैं ओन। जैसे यहाँ एल लिखा, ऑल लिखा, ओन। एग्जाम्पल देखो, जैसे अब इसमें, अब भाई अगर आप कीटोन जब भी देखोगे तो कभी भी 2 कार्बन का कीटोन तो देख ही नहीं पाओगे। देख पाओगे क्या, नहीं, हमेशा क्या देखोगे, हमेशा क्या देखोगे, 3 कार्बन। मिनिमम कीटोन जो है वो 3 कार्बन से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि भाई 3 कार्बन तो चाहिए ही ना, इधर भी एक कार्बन चाहिए, इधर भी एक कार्बन चाहिए, कार्बन ही होना चाहिए, कुछ और नहीं। ये देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया, ये है हमारा कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप, जिसने सिंगल बॉन्ड इधर भी कार्बन से बनाया है और इधर भी। अब यहाँ पे आप CH3 लगा दीजिए, यहाँ पे भी CH3 लगा दीजिए। मन करे एक साइड की चेन बढ़ा दो, मन करे इस साइड की चेन बढ़ा दो। ठीक है, तो ये होता है कीटोन। थोड़ा सा बाकियों से डिफरेंट है, क्योंकि बाकी जो होते हैं इनको हम बोलते हैं टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप मतलब कि ये एंड में जाके लगेंगे कहीं पर। अभी जितने भी कलर सब कहीं किनारे तो जाके लग रहे थे, ये जो है ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। क्यों, क्योंकि ये बीच में जाके लगेगा, 2 कार्बन के बीच में जाके लगेगा। ये हो गया है कीटोन। नाउ दिस कार्बन इज कंप्लीटली सेटिस्फाइड। ठीक है, नाम क्या होगा, 3 कार्बन है यहाँ पर, है ना, 3 कार्बन है,
3 कार्बन का नाम हम क्या रखते हैं? प्रॉप। सारे सिंगल बॉन्ड है सारे सिंगल बॉन्ड? यस, क्योंकि हम सिंगल बॉन्ड किस पे देखते हैं? हमेशा कार्बन कार्बन में देखते हैं। ये देख के कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? कार्बन और ऑक्सीजन में डबल हो, ट्रिपल हो, कुछ भी, वैसे ट्रिपल तो हो नहीं सकता, सिंगल हो, डबल हो, कुछ भी हो, कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स देखने हैं। तो कार्बन कार्बन में सारे सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये हो जाएगा एन। ई नहीं लगाएंगे क्योंकि भाई ओन वॉवल, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रोपेनोन। ऐसे ही मान लो कि मैंने ये बना दिया कुछ इस तरीके से, हाइड्रोजन अब नहीं लगाया मैं, ये, ठीक है, ये डबल बॉन्ड ओ है, ये डबल बॉन्ड ओ। अब इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4, 4 कार्बन मतलब कि ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड यानी कि एन, और ये हो जाएगा पीछे लग गया ओन क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप, ब्यूटेनोन। सिंपल है, ठीक है? इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा, सिंपल सिंपल नॉमेनक्लेचर ही आएंगे, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आएगा ही नहीं। ये हो गया हमारा कीटोन, ठीक है? सॉरी मैंने ये भी मिटा दिया। अब हम देखते हैं लास्ट है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? काफी जगह पे ये यूज हो भी चुका है, आप लोगों ने यूज किया भी है। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में लगता है COOH। बहुत जगह देखा होगा आप लोगों ने, सुना होगा CH3COOH, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है ना CH3COOH। तो वो क्या है? एक्चुअल में वो क्या है? एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब COOH, जैसे हमने यहाँ पे CHO को खोला, ऐसे हम जरा इसको भी खोल के देख लेते हैं, ठीक है? समझ आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं भी समझ में आए तो बहुत ज्यादा इस पे परेशान नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं है कि आपको आना नहीं चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, 10th स्टैंडर्ड में आना चाहिए, बट क्योंकि अब आप लोगों का आगे का सिलेबस डिलीट हो चुका है तो इतना भी जान लोगे तो भी बहुत है, ठीक है? तो अब इसको जरा हम खोलें कि इस कार्बन ने ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए कैसे हैं, किस तरीके से बनाए हैं कि इसकी सारी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई, बस एक बाकी है, ठीक है? जरा देखें, ये है कार्बन, एक उसने बनाया है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और एक बनाया है उसने अगला ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड। अब देखो मैंने आपको बताया था कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी होनी चाहिए, तो उसमें 1 2 3 पहले से पूरी हुई है, एक वो ले जाके कहीं पर सिंगल बॉन्ड बना लेगा किसी हाइड्रोजन के साथ, इसलिए ये वाला खाली है। ऑक्सीजन की मैंने आपको बताया था कि 2 बॉन्ड्स होते हैं, 2 वैलेंसी होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है ना, -2। तो ये ऑक्सीजन है, 1 2 बॉन्ड उसने बना लिए, ये ऑक्सीजन है, एक इधर बना ली, ऑक्सीजन भी सेटिस्फाइड है, हाइड्रोजन तो सेटिस्फाइड है ही, ठीक है? ये यही चीज है, यही पीछे जो OH लगा है यही यहाँ पर OH लगा है, इसको अगर बॉन्ड की तरह ना बनाओ तो बस आप इसको ऐसे बना सकते हो, COOH, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम हम क्या लिखते हैं? ओइक एसिड, ठीक है? ओइक एसिड सुनी हुई चीजें हैं ये, प्रोपेनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड, चींटी के डंक में होता है मीथेनोइक एसिड, आप लोगों ने पढ़ा था। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मीथेनोइक एसिड की ही बात कर लेते हैं। मीथेनोइक एसिड अगर मैं बोलूं तो मीथेनोइक मतलब मेथ, मेथ मतलब कितने कार्बन? 1 कार्बन। कार्बोक्सिलिक एसिड अपने साथ ऑलरेडी एक कार्बन उसके पास पहले से ही है, COOH, इसके पास पहले से ही एक कार्बन है, ठीक है? दिस इज द फंक्शन। इसमें एक और कार्बन ऐड करोगे क्या? अगर एक और कार्बन ऐड कर दोगे तो फिर तो वो तो एथ हो जाएगा, पर हमको क्या बनाना है? मेथनोइक एसिड, तो हम कार्बन नहीं ऐड करेंगे, हम क्या ऐड करेंगे? हाइड्रोजन ऐड करेंगे। हम इसका नाम लिख सकते हैं मीथेनोइक एसिड, ठीक है? सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए, एक ही कार्बन ही है तो क्या सिंगल बॉन्ड क्या डबल बॉन्ड, तो एन लग गया और ओइक एसिड, ठीक है? मीथेनोइक एसिड इस तरीके से लिखा जाता है। और एग्जांपल, एक और एग्जांपल एसिटिक एसिड का देख लेते हैं। अब देखो एसिटिक एसिड बेसिकली क्या होता है? इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड को ही हम एसिटिक एसिड बोलते हैं। तो इथेनोइक एसिड बनाना है तो भाई COOH अपने साथ ऑलरेडी इसके पास एक कार्बन है, एक और कार्बन से जोड़ देंगे तो 2 कार्बन हो जाएंगे, तो S हो जाएगा। अब भाई ये कार्बन तो अपने साथ हाइड्रोजन तो लगाएगा ही ना, इसको तो एक ही सेटिस्फाइड हुआ है, 3 तो बाकी है, तो CH3COOH, नाम क्या हो गया? इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। और इसी को हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, ठीक है? कॉमन नेम इसका एसिटिक एसिड है जो कि विनेगर में पाया जाता है।
ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड्स, फंक्शनल ग्रुप्स, हैलोजेंस, अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, तो हैलोजेंस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई एक लग जाएगा। अल्कोहल में OH लगेगा हाइड्रोजन की जगह पे, एल्डिहाइड में CHO लगेगा, कीटोन में हमेशा इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन, दोनों में से किसी एक जगह पर भी अगर आपने हाइड्रोजन लगा दिया तो फिर वो एल्डिहाइड बन जाएगा। नहीं समझ में आया कैसे? देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ये है कीटोन, यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन, ये कीटोन इसी तरीके से होना चाहिए। अगर आपने एक भी कार्बन हटा के H लगा दिया, ठीक है, H लगा दिया तो क्या होगा? ये क्या है? अब ये तो CHO है ना, यही तो है CHO, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये तो एल्डिहाइड बन गया। अब ये कीटोन कहाँ रहा? नहीं, तो कीटोन के लिए ये जरूरी है कि दोनों तरफ कार्बन होने चाहिए। एक भी तरफ अगर हाइड्रोजन लग जाएगा तो वो तो CHO बन जाएगा। देखो CHO बन गया CHO, ये तो एल्डिहाइड बन गया, कीटोन अब नहीं रहा। ठीक है, ऐसे ही एल्डिहाइड का ही एक केस ले लेते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी मिथेनॉइक एसिड बताया, मैंने क्या बोला? मिथेनॉइक एसिड में आप ऑलरेडी इसमें एक कार्बन है तो आप और एक्स्ट्रा कार्बन नहीं ऐड करोगे, उसको डायरेक्टली हाइड्रोजन से अटैच कर दोगे। ऐसे ही जब हम एल्डिहाइड बनाते हैं तो जब हम मिथेनाल्डिहाइड बनाएंगे, ये मिथेनॉल बनाएंगे, है ना, एल लगा सकते हैं, एल्डिहाइड लगा सकते हैं। जब हम मिथेनॉल बनाएंगे उसमें भी, अब देखो मिथेनॉल में क्या है? मिथेनॉल में क्या है? मेथ आ रहा है। मेथ मतलब सिंगल कार्बन, और हमें पता है कि एल्डिहाइड ऑलरेडी एक कार्बन लेके अपने साथ आ रहा है, तो एक और कार्बन जोड़ोगे क्या? इसका ये जो बॉन्ड है ये कार्बन के साथ जुड़ेगा? नहीं, कार्बन के साथ नहीं जुड़ेगा, फिर दो कार्बन हो जाएंगे, तो मेथ कहाँ रहा? किसके साथ जुड़ेंगे? H के साथ। ठीक है, तो ये हो गया। अगर आपसे कोई बोले मिथेनॉल, तो मिथेनॉल ये होता है HCHO। अगर आपसे कोई बोले कि मिथेनॉइक एसिड, तो वो HCOOH। जैसे जैसे कार्बन आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका नॉमेनक्लेचर बढ़ता जाएगा, मेथ प्रोड्यूट आता जाएगा। मिथेनॉइक एसिड को ही हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, जो कि कहाँ पाया जाता है? आर्नस्टाइन में पाया जाता है, जो कि नेटलस्टीन में पाया जाता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट फंक्शनल ग्रुप्स। अब जरा फटाफट कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे दे देती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग क्लियर हो जाए, उसके बाद हम लोग फटाफट हम लोग सीरीज करेंगे। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर ले लिए हैं जिसमें कि हम नॉमेनक्लेचर प्रैक्टिस कर लेंगे फंक्शनल ग्रुप्स की। ठीक है, तो ये कुछ 10 एग्जांपल्स लिए हैं, फटाफट से देखते हैं इनके नाम क्या होंगे। ठीक है, एक बार तो सबसे पहली बात तो आप खुद से इसको कर लीजिए, खुद से। ठीक है, वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार इसको प्रैक्टिस करो, कॉपी में लिख के देखो कि आ रहा है या नहीं। ठीक है, वंस यू हैव डन दिस देन यू कैन रीप्ले द वीडियो, उसके बाद फिर आप मतलब प्ले कर लो वीडियो, उसके बाद फिर देख लो कि सही है गलत है, क्या गलती हो रही है, क्या नहीं हो रहा है, क्या गलत, क्या कमी रह जा रही है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, मैं बता रही हूँ इसके आंसर्स, आप लोग कमेंट में ज़रूर मुझे लिख के बताइएगा कि किसके कितने सही हुए हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन आपको भी मिलेगा और मुझे भी मिलेगा। तो फटाफट कमेंट में लिखना है कि किसके कितने सही हुए हैं। चलिए देखते हैं नॉमेनक्लेचर। अब देखो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप हमारा OH है, मतलब कि नाम लगेगा ऑल, अल्कोहल है ना, ऑल। कितने कार्बन है? 1 2 3 एंड 4 कार्बन है। 4 कार्बन मतलब कि ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए कि एन, ई में नहीं लगाऊंगी क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल है, OL लग जाएगा, ब्यूटेनॉल। ठीक है, अगला देखो 1 2 3 4, भाई ये एल्डिहाइड है, CHO ग्रुप है ना। पहले सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप भी पहचान लेना है, ये फंक्शनल ग्रुप है CHO। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा? ब्यूट आएगा। क्या सारे सिंगल बॉन्ड है? नहीं, एक डबल बॉन्ड आ गया ना, तो यानी कि ईन, इसके पीछे का ई मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि यहाँ पे क्या आने वाला है? एल्डिहाइड है, इसलिए एल, ब्यूटीनॉल। ठीक है, अच्छा, ब्यूटीनॉल्डिहाइड भी आप लिख सकते हो। इसमें देखो, इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है? एल्डिहाइड आ गया फिर से, यानी कि पीछे लगेगा AL। नाम क्या होगा इसका? 1 2 3 4 5 6, इसके कार्बन को काउंट करना नहीं भूलना है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब कि हेक्स, ऑल सिंगल बॉन्ड मतलब कि एन, ई नहीं लगाना है, क्या लगाना है? एल लगाना है, हेक्सेनॉल। ठीक है, यहाँ देखो फंक्शनल ग्रुप कहाँ है? ये रहा। जैसे ही कार्बन आपको डबल बॉन्ड के साथ दिखे और आपको दिखे कि दोनों अगल बगल कार्बन लगे हुए हैं, तो मतलब कि कीटोन।
नाउ नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 यानी कि ब्यूट सारे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड नहीं काउंट करना है क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ है। हम बॉन्ड्स हमेशा किसका देखते हैं, एन इन आई लगाने के लिए हमेशा कार्बन कार्बन के बीच का। ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन सारे सिंगल बॉन्ड है, कीटोन है इसलिए ब्यूटेनोन। यहाँ देखो 1 2 3 4 4 कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि ओइक एसिड लगेगा। 1 2 3 4 4 कार्बन है मतलब कि ब्यूट, ये सारे चार ही क्यों हो रहे हैं पता नहीं, 4 कार्बन है यानी कि ब्यूट। ब्यूट के बाद ओइक एसिड लगाना है, सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, इसमें देखो फंक्शनल ग्रुप हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है इसलिए ओइक एसिड लगेगा। 1 2 3 4 4 कार्बन, फिर से 4 आ गया, 5 सॉरी 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 मतलब कि पेंट, चलो ब्यूट के अलावा कुछ और आया, पेंट सारे सिंगल बॉन्ड यानी कि एन ओइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। अंडरस्टूड, इतना सबको समझ में आ गया। अब इसके बाद जरा देखो इनको भी देखिए, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप हमारा है क्लोरीन। ठीक है, फंक्शनल, हाँ ये क्लासेस में पता है आप लोग पढ़ेंगे कि क्लोरीन एक्चुअल में फंक्शनल ग्रुप नहीं है, वो एक सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट में डिफरेंस क्या होता है वो आगे जाके पता चलेगा, बट क्लोरीन इज नॉट एक्चुअली अ फंक्शनल ग्रुप, बट यहाँ 10th के लेवल पे हम फंक्शनल ग्रुप ही मान के चलते हैं उसको। ये है क्लोरीन, यहाँ पर लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, कार्बन कितने हैं, 1 2 3, 3 कार्बन है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, हैलोजन है ना, क्लोरीन फ्लोरीन क्लोरीन आयोडीन, यहाँ पे सारे मैंने हैलोजन्स के ही दिए क्योंकि इसमें बहुत सारी वैरायटीज आ सकती हैं। तो हैलोजन जब होता है तो हम नाम पहले लिखते हैं हमेशा, तो यहाँ पे क्या नाम होगा, क्लोरो। क्लोरो आपको पहले ही लिख देना, क्लोरो लिख दो बस, क्लोरो। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन काउंट करना है 1 2 3, 3 मतलब कि प्रोप, क्या सारे सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड आ गया यानी कि इन। अब इसके पीछे तो कुछ है ही नहीं लगाने के लिए इसलिए इसको पूरा इन लिखेंगे, यहाँ नहीं वॉवल के चक्कर में हटा देना इसको, नहीं, जब हमको पीछे कोई नाम लगाना होता है तो हम ई हटा देते हैं, यहाँ पूरा रहेगा क्लोरोप्रोपीन इसका नाम होगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पे दो फंक्शन, ऐसे तो फ्लोरीन लगाओ तो फ्लोरोप्रोपीन हो जाएगा, ब्रोमीन लगा होगा तो ब्रोमो हो जाएगा, आयोडीन लगा तो आयोडो हो जाएगा, इसलिए मैंने इसका एक ही एग्जाम्पल लिया। और आगे एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखो अब ये देखो, ये एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक ही कार्बन पे दो अलग अलग हैलोजन्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो क्लोरो नाम भी आ जाएगा, ब्रोमो नाम भी आएगा, उसके पीछे आप ये हाइड्रोकार्बन का नाम लिख देंगे। क्वेश्चन ये है कि पहले हम क्लोरो लिखेंगे या पहले ब्रोमो लिखेंगे। ठीक है, अगर आपने इसमें भी गड़बड़ कोई कर दी तो गलत हो जाएगा। ठीक है, हमेशा अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करना है, जहां पर भी आप फंसो वहां पर कि पहले किसको लिखना है बाद में किसको लिखना है, और उसके लिए कोई रूल ना दिया गया हो, तो बस इतना समझना है कि अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करना है। तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिक ऑर्डर क्लोरीन और ब्रोमीन का बी और क्लोरीन का सी, दोनों में से पहले कौन आता है, ब्रोमीन, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमो। फिर उसके बाद लिखोगे क्लोरो, 1 2 3, 3 कार्बन मतलब कि प्रोप। ठीक है, सारे सिंगल बॉन्ड यानी कि एन। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा, ब्रोमो क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, नेक्स्ट 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है, दो हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, एक है क्लोरो एक है फ्लोरो। ठीक है, दोनों में से किसका नाम पहले लिखेंगे, क्लोरो का, तो ये आपको लिख देना है क्लोरो, और ये लिख देना, कुछ नहीं बीच में कोई डैश कॉमा कुछ नहीं, अगला हो जाएगा फ्लोरो। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4, 4 कार्बन यानी कि ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड यानी कि एन। अच्छा, अब इस पे आते हैं, ये थोड़ा सा और डिफरेंट है। 3 कार्बन है यहाँ पर, 3 कार्बन का एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें हैलोजन लगा हुआ है ब्रोमीन, और एक ही कार्बन पे दोनों लगे हैं और दोनों सेम है, तो आप ब्रोमो ब्रोमो दो बार ब्रोमो नाम आएगा ये तो श्योर है, पर ब्रोमो ब्रोमो हम दो बार नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं, दो बार आ रहा है ना इसलिए डाई ब्रोमो। डाई ब्रोमो, एक बार आएगा तो सिंपल आप ब्रोमो लिख दोगे, दो बार आएगा तो डाई ब्रोमो लिख दोगे। ठीक है, डाई ब्रोमो लिख दोगे, उसके बाद फिर आपका 3 बार आ गया तो ट्राई ब्रोमो, 4 बार आ गया तो टेट्रा, अब इससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, 4 ही तो वैलेंसी होती है कार्बन की। अच्छा, इसके बाद 3 कार्बन की चेन है यानी कि प्रोप,
सारे सिंगल बॉन्ड है यानी कि प्रोपेन। एक और एग्जांपल मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ। मान लो एक हाइड्रोकार्बन मैंने कुछ इस तरीके से ले लिया, ये अब इसमें 2 ब्रोमीन भी है और एक क्लोरीन भी है, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो अच्छा अब जरा मुझे बताओ इसका नाम क्या होगा। इसका नाम अब ब्रोमो होगा, क्लोरो लगेगा। ब्रोमो कितने हैं 2 और क्लोरो कितने हैं 1, यानी कि ब्रोमो 2 है तो इसका मतलब डाई ब्रोमो होना चाहिए, और क्लोरीन 1 है तो क्लोरो होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे 2 नाम आएंगे, डाई ब्रोमो और क्लोरो, डाई ब्रोमो और क्लोरो। क्वेश्चन ये है कि हम पहले किसको लिखेंगे, हम डाई ब्रोमो पहले लिखेंगे या क्लोरो पहले लिखेंगे। क्यों? क्योंकि क्लोरो का C और डाई ब्रोमो का D, अगर देखा जाए तो डाई ब्रोमो को बाद में लिखना चाहिए, क्लोरो पहले लिखना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। जब भी हम अल्फाबेटिक ऑर्डर डिसाइड करते हैं हैलोजेंस के केस में, तो हम ये जो आगे जो सफिक्स प्रीफिक्स आपने लगाया है डाई, ट्राई, टेट्रा, इनके डिजिट्स, इनके जो डिजिट्स बोल रही हूँ मैं, इनके जो अल्फाबेट्स है वो नहीं देखे जाते। जैसे कि आप डाई ब्रोमो का D नहीं कंपेयर करेंगे, आप ब्रोमो से ही कंपेयर करेंगे क्लोरीन को, क्लोरो को। तो क्लोरो का C और ब्रोमो का B, दोनों में से कौन पहले आएगा, ब्रोमो, भले उसके आगे डाई लगा हुआ है तो क्या, इस डाई के D को हम नहीं देखेंगे, ठीक है। जब अल्फाबेटिक ऑर्डर हमें फॉलो करना होगा तो इसका नाम क्या होगा, डाई ब्रोमो पहले, उसके बाद फिर क्लोरो, 4 कार्बन की चेन है इसलिए कि ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड था इसलिए सारे ब्यूटेन। ये चीज, ये सिचुएशन आपको याद रखनी है। डाई, ट्राई, टेट्रा, अल्फाबेटिक ऑर्डर जब हम कंपेयर करते हैं तो उसको कंसिडर नहीं किया जाता है, जो मेन हैलोजन का नाम होता है उसी को कंसिडर किया जाता है। ब्रोमो का B अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहले आता है, इसलिए उसका नाम भी पहले लिखा गया। तो डाई ब्रोमो क्लोरो ब्यूटेन। आप सोच रहे हो कि इसको स्मॉल क्यों लिखा है, कैपिटल क्यों नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको कैपिटल लिख सकते हैं, मैंने स्मॉल लिख दिया, ठीक है। आप इसको कैपिटल लिख सकते हैं, इसको कैपिटल भी लिख सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। थोड़ा बहुत मैंने बता दिया, इससे ज्यादा तो आपका आएगा नहीं, इससे कम ही आएगा, ठीक है। मैंने थोड़ा सा एकदम बाउंड्री लाइन का थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दिया है, ठीक है। अब फटाफट स्टार्ट करते हैं होमोलोगस सीरीज। लेट अस नाउ स्टार्ट विद होमोलोगस सीरीज, ठीक है। अच्छा, होमोलोगस सीरीज कुछ हद तक मिलती जुलती है। आप लोगों ने मैथ्स में AP पढ़ा होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा ही होगा, 10th का एग्जाम देने जा रहे हैं आप, ऑलमोस्ट अप्रैल में, 26 अप्रैल से आपका एग्जाम है, तो अभी तक तो पढ़ लिया होगा आई बिलीव। तो अगर आप AP पढ़ें तो उसमें क्या होता है कि पहला टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, उसमें हम D ऐड करते हैं, D इज द कॉमन डिफरेंस। फिर कुछ एक टर्म आ जाता है मान लो B, इसमें फिर आप D ऐड करेंगे, फिर आएगा C, फिर D ऐड करेंगे, फिर आएगा D, है ना। तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट टर्म में हम एक कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं और अगला टर्म हमें मिलता रहता है, ठीक है। मतलब कोई एक टर्म है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 है, ठीक है, 1 में आपने क्या ऐड किया, 2 ऐड किया, 3 आ गया, फिर आपने 2 ऐड किया, फिर आपका 5 आ गया, फिर आपने 2 ऐड किया, 7 आ गया। इस तरीके से एक सीरीज बन गई, इसी को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। AP ये मैथ्स का है, ये साइंस नहीं है, ठीक है, मतलब केमिस्ट्री नहीं है। तो अब इन सब में देखो एक कॉमन डिफरेंस है 2। ठीक इसी तरीके से हमारा होमोलोगस सीरीज भी होता है, जिसमें कि एक कॉमन डिफरेंस होता है। वो कॉमन डिफरेंस किसका होता है, CH2 का। एक ऐसी सीरीज जिसमें कि हर मेंबर के बीच में CH2 का डिफरेंस आता हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एल्केन्स की बात करें, एल्केन्स सुना हुआ नाम है, एल्क मतलब हाइड्रोकार्बन और एन मतलब सिंगल बॉन्ड, मतलब ऐसे एक हाइड्रोकार्बन जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड्स हो, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, सारे वर्ड्स इंटरकनेक्टेड हैं। अगर हम एल्केन्स की होमोलोगस सीरीज बनाने चले तो क्या होगा, एल्केन, अच्छा सबसे छोटा एल्केन कौन सा होगा, सबसे छोटा एल्केन मतलब एक कार्बन का एल्केन, सबसे छोटा तो वही होगा ना। तो एक कार्बन का एल्केन कौन होता है, CH4 ही तो होता है, सारे सिंगल बॉन्ड,
ठीक है, मीथेन। अब इससे छोटा कोई लेके आओगे क्या? नहीं। तो सबसे छोटे से ही होमोलोगस सीरीज की शुरुआत करनी है हमेशा। तो एल्केन्स की सबसे छोटी जो हाइड्रोकार्बन है वो मीथेन CH4 है। अब हम क्या करेंगे, वही मैंने बोला AP वाला कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाना है। इसमें मैंने CH2, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस किसका होगा? हमेशा CH2 मतलब कि 12 ग्राम्स होते हैं किसके? कार्बन के, और 2 ग्राम्स होते हैं हाइड्रोजन के। CH2 में 12 ग्राम्स कार्बन के हैं, 2 ग्राम्स हाइड्रोजन के हैं, मतलब टोटल 14 ग्राम्स, या आप कह लो 14 यूनिट्स का डिफरेंस होता है। अगर हम मास की बात करें तो 14 ग्राम्स, या ये कह लो कि 14 यूनिट्स का डिफरेंस होता है अगर हम मास की बात करें तो। अब देखो इसमें CH4 में मुझे CH2 ऐड करना है। CH4 में CH2 ऐड करोगे तो क्या होगा? ये रहा CH2, कितना हो गया? 2 कार्बन हो गया C2, और ये क्या हो गया? H6, यानी कि अगला मेंबर मेरा क्या है? C2H6। कुछ समझ में आया? ठीक है, फिर इसी में मैं CH2 और एक ऐड कर दूंगी। ठीक है, अब जब मैं इसमें CH2 ऐड करूंगी तो देखो CH2, तो ये कितना हो जाएगा? C3 और H 8 हो जाएगा, 6 + 2 8, 2 + 1 कुछ नहीं है, मतलब 1 है, C3H8। ठीक है, अब हमेशा हमेशा बच्चों की तरह ये आप करके थोड़ी दिखाओगे। फिर आप CH2 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? C4H10, फिर कितना आ जाएगा? C5H12। इस तरीके से ये एक क्या बन गई? सीरीज बन गई, है ना? सीरीज बन गई, देखो ये एक बढ़िया सीरीज बन गई। इसी सीरीज को हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। अच्छा, अब होमोलोगस सीरीज में ध्यान ये रखना है कि अगर आप एल्केन का बना रहे हो तो सारे एल्केन के ही होंगे, सारे जितने भी आप मेंबर्स रखोगे सब के सब एल्केन के ही होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि होमोलोगस सीरीज इज अ काइंड ऑफ सीरीज इन व्हिच एवरी सक्सेसिव मेंबर हैज अ डिफरेंस, हैज अ कॉमन डिफरेंस ऑफ CH2, यानी कि 14 यूनिट्स। ठीक है, 14 यूनिट्स का कॉमन डिफरेंस हर मेंबर के बीच में, हर सक्सेसिव मेंबर, सक्सेसिव मतलब नेक्स्ट सक्सेसिव मेंबर के बीच में CH2 का डिफरेंस होता है। CH2 के बगल में आप ब्रैकेट में 14 यूनिट्स लिख दो तो ज्यादा बेटर है। ये हो गया हमारा होमोलोगस सीरीज। ठीक है, अच्छा, अब ऐसे ही मैं आपको सारे बना के दे रही हूँ। ठीक है, ठीक है, जितने भी होमोलोगस सीरीज पूछे जा सकते हैं वो सारे मैं आपको यहाँ पर बना के दे रही हूँ, ताकि आप लोगों को एक बार तो कम से कम आइडिया लगे। आप एग्जाम में पहली बार मतलब एल्केन और एल्कीन्स का या किसी दूसरे फंक्शन ग्रुप का पहली बार होमोलोगस सीरीज बनाने ना बैठे, इसलिए मैं यहाँ पे आपको सारे ही बता दूंगी। तो देखो एल्कीन, अब ये हमने बनाया, ये है आपका एल्केन का होमोलोगस सीरीज। एल्कीन का जब बनाएंगे, एल्कीन का मतलब क्या हुआ? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। ठीक है, इस यानी कि इसके सारे मेंबर्स में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा। डबल बॉन्ड के लिए भाई कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए, है कि नहीं? अगर मुझे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाना है तो मुझे कम से कम 2 कार्बन तो चाहिए। एल्कीन की शुरुआत हमेशा 2 कार्बन से ही होगी, अकेला कार्बन डबल बॉन्ड बना ही नहीं पाएगा। इसीलिए यहाँ पे 2 कार्बन मतलब ये रहा शुरुआत। पहला मेंबर अगर आपको मिल गया, ये मिल गया, तो फिर तो काम आसान है, CH2 ऐड करके करते जाओ। एल्कीन में पहला मेंबर 2 कार्बन सबसे छोटा है, इससे छोटा तो कुछ हो ही नहीं सकता, सिंगल कार्बन तो डबल बॉन्ड बना ही नहीं पाएगा किसी दूसरे कार्बन के साथ। ये हो गया। अब जरा हाइड्रोजन लगाओ तो यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, ये बेसिक चीजें हो गई हैं। आप हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगाना, ठीक है, ये तो आप लोगों को आना ही चाहिए। तो ये हो गया हमारा पहला मेंबर, यानी कि C2H4 हमारा एल्कीन का पहला मेंबर है। ठीक है, अब यहीं से हम शुरुआत करते हैं अपने सीरीज की। तो ये हो गया C2H4, इसमें CH2 ऐड करो, CH2 ऐड करोगे तो एक कार्बन बढ़ा दो तो C3 हो जाएगा, और 2 हाइड्रोजन बना दो C3H6। ठीक है, उसके बाद फिर C4H8, C5H10। ठीक है, एटलीस्ट 4 मेंबर्स तो आपको लिखने ही चाहिए। अब उसके बाद हम एल्काइन की बात करें। अब एल्काइन में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड। अगर हम कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी बनाएंगे तो भी हमें मिनिमम 2 कार्बन तो चाहिए ही चाहिए। यहाँ एक हाइड्रोजन और यहाँ एक हाइड्रोजन, कार्बन सेटिस्फाई करने के लिए हमने दोनों साइड एक एक हाइड्रोजन लगा लिया। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C2H2, है ना? यानी कि एल्काइन का पहला मेंबर हमें मिल गया, और वो पहला मेंबर कौन है? C2H2। ठीक है, C2H2। अब इसमें फिर CH2 ऐड करो तो क्या हो जाएगा? CH2 ऐड करेंगे तो C3H4 हो जाएगा, C3H4 हो जाएगा, है ना?
उसके बाद फिर C4H6 C5H8 इस तरीके से आपके मेंबर्स बन जाएंगे। ये तो बहुत बेसिक है, ठीक है, ये तो बहुत, इतना तो मतलब आप लोगों को आना ही चाहिए क्योंकि ये तो मिनिमम आएगा ही आएगा। इसके बाद जो हम होमोलोगस सीरीज बनाएंगे वो बनाएंगे फंक्शनल ग्रुप्स की। तो फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले हम क्लोरीन वगैरह ही लेते हैं, ठीक है, सिंपल, जिसको हम बोलते हैं हैलो एल्केन्स, ठीक है, हैलो एल्केन्स। हैलो एल्केन्स, हैलो मतलब हैलोजन वाला जिसमें हैलोजन लगा हो, एल्केन्स मतलब हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें हैलोजन्स लगे हों उनको हम क्या बोलेंगे, हैलो एल्केन्स बोलेंगे, ठीक है। हैलो एल्केन्स में क्या होगा, कोई एक कार्बन होगा जिसके साथ एक हैलोजन अटैच्ड होगा, तो इसका सबसे छोटा ग्रुप कौन सा हो सकता है, सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है, सिंगल एक कार्बन का। भाई आप 4 हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन क्लोरीन ने रिप्लेस कर दिया, यही तो है सबसे छोटा, इससे छोटा कोई और होगा क्या, मैंने क्लोरीन ले लिया है, ठीक है, आप कोई और भी ले सकते हो, ठीक है, या एग्जाम में जो पूछा जाएगा आप वो वाला ले सकते हैं, ठीक है, ले सकते हैं, क्या फिर तो लेना ही पड़ेगा। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो C4Cl हो जाएगा, सॉरी C3Cl हो जाएगा, बस ये काम करना है, ये हो जाएगा C3Cl, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। ये एक हैलो एल्केन का पहला मेंबर मैंने ले लिया। हैलो एल्केन का मतलब क्या है, ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कि हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन की जगह पर क्लोरीन या कोई हैलोजन लग गया हो, तो ये सबसे छोटा आपका हैलो एल्केन होगा, उनको हैलो एल्केन्स बोलते हैं, जैसे अल्कोहल बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं, वैसे ही हैलो एल्केन्स। अब इसमें आपको क्या ऐड करना है, मैंने क्या लिखा है, हाइड्रोजन तो मैंने उड़ा ही दिया, ठीक है, C बीच में H लिखना भूल गई, CH3Cl। अब इसमें ऐड करना है CH2, ऐड करो भाई, C2H5Cl हो जाएगा, C2H5Cl। ऐसे ही एक और ऐड करो C3H7Cl, ऐड करो C4H9Cl, इस तरीके से बढ़ता जाएगा, ये एक और होमोलोगस सीरीज बन गई। अब अगला देखते हैं हम किसका, अगला फंक्शनल ग्रुप कौन था, अल्कोहल। अब मुझे ये बताओ कि अल्कोहल में सबसे छोटा, बस यही मिलना चाहिए, पहला मेंबर मिल गया, उसके बाद तो काम आसान है, CH2 ऐड करते जाना है, CH2 कायदे से ऐड करना है, ठीक है। अच्छा, अल्कोहल में सबसे छोटा अल्कोहल कौन होगा, मिथेनॉल, है ना, मिथेनॉल मतलब एक कार्बन जिसमें हाइड्रोजन 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 एक की जगह पे, वही छोटा, सबसे छोटा तो यही होगा, इससे छोटा कोई और हो सकता है क्या, छोटा मतलब कि नंबर ऑफ कार्बन कितने कम और कितने ज्यादा हो सकते हैं, इससे कम कार्बन वाला कोई हाइड्रोकार्बन होगा नहीं, अरे एक तो होगा कम से कम कार्बन, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3OH, बस यही बन गया हमारा पहला मेंबर, कौन, CH3OH। अच्छा, अब इसके बाद उसमें ऐड करो, अच्छा जब भी आप CH2 ऐड करेंगे किसी फंक्शनल ग्रुप में, मेरी इस बात को एकदम गांठ बांध देना एकदम अच्छे से, जब भी आप किसी फंक्शनल ग्रुप में ऐड करेंगे किसी CH2 को, तो आप ध्यान ये रखना कि फंक्शनल ग्रुप में CH2 ऐड नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, कितनी भी किताबों में कहीं पर लिखा हो नहीं लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि किया तो कंफ्यूज हो जाओगे। अभी उतना डीप लेवल का भी आप लोगों ने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है कि आप अपने आप समझ जाओ, कंफ्यूज हो जाओगे फॉर श्योर, बिल्कुल भी नहीं। OH को एज इट इज पहले लिख लो, बस इसमें जो बचा हुआ है फंक्शन को छोड़ के जो हाइड्रोकार्बन बचा है उसमें ऐड करो CH2, तो C2H5OH हो जाएगा, C3H7OH हो जाएगा, C4H9OH हो जाएगा, इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप्स जो है वो बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अल्कोहल हो गया, अगला देखते हैं एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का सबसे छोटा मेंबर कौन होगा, एल्डिहाइड मतलब CHO, मैंने आपको बताया था CHO में सबसे छोटा, अगर आपको मिथेनाल्डिहाइड बनाना है, मिथेनाल्डिहाइड बनाना है तो मेथ का मतलब क्या होता है, मिथेनाल्डिहाइड जैसी एग्जिस्ट करती है चीज, तो मिथेनाल्डिहाइड या मिथेनॉल बनाना है तो मेथ मतलब एक कार्बन तो हैलोजन में फंक्शनल ग्रुप में पहले से ही है ना, एक कार्बन तो फंक्शनल ग्रुप में पहले से, एक और लगाओगे तो फिर दो बन जाएंगे, नहीं हम क्या लगा देंगे H, तो सबसे छोटा मेंबर यही होगा, इससे छोटा और कोई नहीं होगा। अगर आपने यहाँ पे एक और कार्बन लगा के बनाया तो वो दूसरा मेंबर है, क्योंकि उससे छोटा एक और एग्जिस्ट करता है, वो ये है, ठीक है। तो इसमें सबसे छोटा मेंबर, अब ध्यान रखना CHO फंक्शनल ग्रुप, अब इसमें ये नहीं कि आपने
H2O लिख दिया, नहीं, फंक्शनल ग्रुप हमेशा अलग से दिखना चाहिए, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है, मिक्स नहीं करना, उसको टोटल करके नहीं लिख देना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, HCHO, पहला मेंबर यही है, CHO दिखना चाहिए, एल्डिहाइड दिखना चाहिए CHO, बात समझ में। अगला मेंबर क्या होगा, इसको हम एज इट इज लिखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करना। चेंज किसमें करना है, इसमें मतलब ऐड करना है ना, CH2 इसमें ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे भाई, यहाँ पे एक हाइड्रोजन पहले से ही है, CH2 ऐड करोगे तो CH3 नहीं हो जाएगा, CH3 CHO, इसका नाम क्या हुआ, 2 कार्बन है, एल्डिहाइड यानी कि इथेनॉल, ठीक है। इसमें फिर ऐड करो, इसमें CH2 ऐड करो तो C2H5CH2, ठीक है, C3H7CH2, चलता रहेगा, एल्डिहाइड हो गया ये। उसके बाद फिर कीटोन, सबसे पहला मेंबर बस आपको देख ढूंढने की मेहनत है, उसके बाद अगर वो चीज समझ में आ गया तो बस फिर आपको समझ में आ जाएगा। कीटोन में देखो, कीटोन में मैंने आपको बताया था कि C डबल बॉन्ड O होता है, इधर भी कार्बन चाहिए उधर भी कार्बन चाहिए, तो इसका सबसे छोटा मेंबर यही तो होगा, इससे छोटा कुछ और इमेजिन कर सकते हो क्या, नहीं। अब अगर इधर 2 कार्बन लगे हैं तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगे होंगे, 3 हाइड्रोजन लगे, भाई इस कार्बन की वैलेंसी तो सेटिस्फाई करनी है, इसकी तो सेटिस्फाई हो गई, इसकी उसकी करनी है ना, तो हाइड्रोजन लगा देंगे 3 दोनों तरफ। तो इसका सबसे छोटा मेंबर क्या हो गया, ये चीज। इसको मिक्स करके नहीं लिखना है क्योंकि आपको मैंने बताया ना फंक्शनल ग्रुप अलग से दिखना चाहिए, तो आप कैसे लिखोगे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। आप चाहो तो इस डबल बॉन्ड O को CO भी लिख सकते हो, जैसे आपने C डबल बॉन्ड O की जगह पे CO लिख दिया, ये भी चल सकता है। उसके बाद अब आपको CH2 ऐड करना है। क्वेश्चन ये है कि कहाँ ऐड करें, किसी में भी कर दो, इसमें भी कर दो या फिर इसमें कर दो, दोनों में से किसी एक में करना है, एक ही CH2 ऐड करना है, नहीं कि इसमें भी कर दिया इसमें भी कर दिया, या तो इसमें करो या तो इसमें करो। तो अगर आप इसमें करते हो तो C2H5CO CH3, मैंने क्या किया, सिर्फ इसमें CH2 ऐड किया, फिर C2 कहाँ आएगा, अभी भी दोनों में से किसी एक में भी कर दो, इसमें भी कर दोगे तो भी चलेगा, इसमें भी कर दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो मान लो मैंने C3H7CO CH3, इस तरीके से आप सीरीज जो है वो बनाते चले जाएंगे, ठीक है। अब लास्ट है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें भी पहला मेंबर ढूंढना है, बहुत आसान है भाई, पहला मेंबर क्या होगा, मिथेनोइक एसिड, मेथ एक कार्बन का, मिथेनोइक एसिड हमको पता है कि है होता है मिथेनोइक एसिड, तो मिथेनोइक एसिड में मतलब कि COOH, ये है आपका फंक्शनल ग्रुप, इसमें तो कुछ करना नहीं है, एक कार्बन पहले से ही इसमें है, मेथ ये बन चुका, एक और कार्बन ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, वो तो एथ हो जाएगा, इसलिए हम कार्बन नहीं ऐड करेंगे, हम क्या ऐड करेंगे, हाइड्रोजन। यही हमारा सबसे पहला मेंबर हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो सबसे पहला मेंबर अगर यही है तो हम क्या लिखेंगे, HCOOH। मैंने बताया आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप अलग से दिखना चाहिए, उसको मिक्स करके नहीं लिख देना कि CO2H2, नो, ठीक है, गलत नहीं है, पर यहाँ अगर आप लिख दोगे तो फिर आप अगला CH2 ऐड नहीं कर पाओगे, बस ये सिंपल सी बात है, गलत कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसे ऐड करके लिखा जाता है, पर आप अभी मत लिखिए बिकॉज वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो CH2 हो गया, अब इसमें COOH हो गया, ये पहला मेंबर हो गया, इसमें अब हमको CH2 ऐड करना है, तो CH2 ऐड करेंगे तो किसमें करोगे, ये एज इट इज COOH लिख देना है, ऐड किसमें करना है, इसमें करना है, ध्यान रखना इसमें करना है, तो ये क्या हो जाएगा, CH3COOH हो जाएगा। ये है मिथेनोइक एसिड, ये है इथेनोइक एसिड, यही अल्कोहल जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। अब इसके आगे क्या होगा, इसमें फिर CH2 ऐड करो, सिर्फ इसमें करना है CH2 ऐड, ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, C2H5OH, फिर C3H7COOH, इस तरीके से ये चलता जाएगा। तो ये जितने भी पॉसिबल होमोलोगो सीरीज हमारे बन सकते थे इस चैप्टर से, वो सारे होमोलोगो सीरीज मैंने बता दिया। अब होमोलोगो सीरीज में इतना ही आता है, एक और चीज आपको होमोलोगो सीरीज में पता होनी चाहिए, वो है अबाउट द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज homologous series, members of the homologous series.
अब उसका मतलब क्या है, देखो कई बार ये पूछता है कि होमोलोगस सीरीज में अगर कोई सीरीज है तो क्या इनके मेंबर में, जितने भी मेंबर्स हैं ये सब, इनके मेंबर्स में केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज का कोई डिफरेंस होता है। तो ध्यान रखना। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अल्कोहल की बात बताएं तो मैंने आपको बोला था कि फंक्शनल ग्रुप्स जितने भी होते हैं वो सारे फंक्शनल ग्रुप अपने अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर देते हैं, किसकी, हाइड्रोकार्बन की। यानी कि अगर अच्छा यहाँ पे CH3 हो, C2H5 हो, C3, 4 कार्बन हो, 6 कार्बन हो, 10 कार्बन हो, 1 कार्बन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सारी प्रॉपर्टी किसके अकॉर्डिंग चलेगी, OH के अकॉर्डिंग। केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज कि वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ नहीं करेगा, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी अब कौन रेगुलेट करेगा, OH। इसका मतलब कि इन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम हो, सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, ठीक है। अच्छा फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें। अब देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी चीजें, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, कौन से स्टेट में पाया जाता है, ये सारी चीजें, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर, ये सब के सब आपके फिजिकल स्टेट्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। अब अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करते हैं कि वो OH है वहां पर या क्या है क्या नहीं है, वो बस इस चीज पे डिपेंड करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगी, कम है तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करते हैं। उसके बाद फिर मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करते हैं, है ना, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो हो सकता है कि वो सॉलिड स्टेट में पाया जाए, मॉलिक्यूलर मास कम है तो हो सकता है वो लिक्विड स्टेट में, गैसियस स्टेट में, बहुत मतलब कि जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सब उनके मास पे और उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वगैरह इन सब चीजों पे डिपेंड करती है, जिसका कोई लेना देना नहीं है कि वहां पे OH लगा है या CHO लगा है, ये क्या लगा है क्या नहीं लगा है। इसका मतलब ये हुआ कि होमोलोगस, अब देखो यहाँ पे इसका मास और इसका मास, दोनों के मास में डिफरेंस होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो इसमें ये है CH2 और ये है C4H9OH, मतलब क्या, अब वहां पे सिर्फ एक कार्बन है, यहाँ 4 कार्बन है, ऑब्वियस सी बात है इसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, इसका मॉलिक्यूलर मास कम है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो जाहिर सी बात है डिफरेंस आ जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स में केमिकल प्रॉपर्टीज का कोई डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि सब एक जैसे होते हैं, सब में OH OH लगा है या सब में CHO CHO लगा है या सब सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो उनके केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंस कहाँ होता है, डिफरेंस होता है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ग्रेजुअली चेंज होती रहती है, ये क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, आ सकता है। होमोलोगस सीरीज में मेंबर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज ग्रेजुअली चेंज होती है, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे चेंज होती है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट होमोलोगस सीरीज। चलते चलते मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, ठीक है, और वो आप लोगों को पता हो तो ज़्यादा अच्छी बात है ना, हम क्यों रिस्क लें, ठीक है। बस 2 मिनट और लगेगा, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है बिकॉज आई हैव टू फिनिश दिस चैप्टर, बिकॉज कुछ बच्चों की डिमांड आ रही थी कि मैम चैप्टर कंप्लीट करवा दीजिए, ठीक है। तो फटाफट से देखो, अगर हम सैचुरेटेड में कौन किसकी बात करेंगे, हम एल्केन्स की बात करेंगे, और अगर हम अनसैचुरेटेड में किसकी बात करोगे, एल्कीन्स और एल्काइंस की बात करेंगे। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, एल्कीन्स और एल्काइंस, इन तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है और क्यों, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब जरा ध्यान से सुनना, एल्केन्स का मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ठीक है, 2 कार्बन का एग्जांपल ले लिया। एल्केन्स का मतलब सिंगल सिंगल बॉन्ड, एल्कीन्स का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और एल्काइंस का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब जरा सुनो मेरी बात ध्यान से, ये जो सिंगल बॉन्ड है ये बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। कभी भी किसी भी, सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में की ही मैं बात नहीं कर रही हूँ, और भी कोई अगर एलिमेंट है जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो जो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं ये बड़े स्ट्रांग होते हैं, एक ही बॉन्ड है पर स्ट्रांग है। जब कभी डबल बॉन्ड होता है तो उसमें से एक बॉन्ड स्ट्रांग होता है और एक बॉन्ड वीक होता है, ठीक है। इसमें से दोनों में से कोई एक स्ट्रांग होगा, इसके जितना ही स्ट्रांग, और कोई एक थोड़ा सा वीक होगा। ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड स्ट्रांग होगा और बाकी 2 बॉन्ड्स वीक होते हैं,
ठीक है, बॉन्ड्स वीक होते हैं। जो बॉन्ड स्ट्रांग होता है उसको हम इससे डिनोट करते हैं, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड। जब हम डबल बॉन्ड की बात करते हैं तो उसमें एक स्ट्रांग है, मतलब कि एक सिग्मा है, दूसरा हम बोलते हैं पाई। पाई तो सबको पता ही है ना, पाई 22.7, ठीक है। तो पाई, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा होता है, मान लो कि ये बीच वाला जो है वो सिग्मा है, बाकी दोनों पाई हैं, ठीक है। एक सिग्मा होगा, दो पाई होगा। पाई मतलब वीक, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ पाई मतलब कि वीक, ठीक है, और सिग्मा मतलब स्ट्रॉन्ग, ध्यान रखना इस बात का। अच्छा, अब जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होने जाता है तो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है, पुराने बॉन्ड्स टूटना और नए बॉन्ड्स बनना, तभी तो कोई नया कंपाउंड बनेगा। केमिकल रिएक्शंस में नए कंपाउंड, नए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो वो कब होगा, जब पुराना बॉन्ड टूटेगा और नया बॉन्ड बनेगा। अब जब एल्केन्स के केस में एक ही बॉन्ड है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है, उसको तोड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। डबल बॉन्ड की अगर हम बात करें, एल्कीन्स के केस में एक बॉन्ड भले स्ट्रॉन्ग है लेकिन दूसरा बॉन्ड वीक है, तो जब भी रिएक्शन होने जाएगा, जिसके साथ भी रिएक्शन कर रहा होगा हैलो एल्केन, वो सबसे पहले किस पे अटैक करेगा, इसी वीक वाले बॉन्ड पे, और इस वीक वाले बॉन्ड को तोड़ देगा। जैसे ये बॉन्ड टूटा वैसे कार्बन की वैलेंसी खाली हो गई। अब कार्बन क्या करेगा, किसी को ढूंढेगा बॉन्ड बनाने के लिए, नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा। नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन मतलब नया प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। इसका मतलब साफ क्लियर है कि एल्केन्स की रिएक्टिविटी कम है, क्योंकि उनको उनका बॉन्ड कोई तोड़ ही नहीं पाएगा, मुश्किल है थोड़ा सा, ऐसा नहीं टूटता नहीं, मुश्किल है। एल्केन्स की अगर हम बात करें तो उसमें एक बॉन्ड जो है वो टूट सकता है बड़ी आसानी से, कोई भी तोड़ लेगा। जब टूट जाएगा तो कार्बन अकेला हो जाएगा, तो उसको अनस्टेबल हो गया, उसको स्टेबल होने के लिए नए बॉन्ड्स बनाने पड़ेंगे, यानी कि इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी सी इससे ज्यादा है। ट्रिपल बॉन्ड की बात करें एल्काइंस के केस में, एल्काइंस के केस में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड है मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग है लेकिन दो दो वीक बॉन्ड है। एक टूटा, रिएक्शन किया, फिर उसके बाद भी एक बचा हुआ टूटने के लिए, वो टूटा, फिर रिएक्शन, मतलब कि इन तीनों में सबसे कम रिएक्टिविटी है एल्केन्स की और सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी है एल्काइंस की। अगर आपसे सेपरेटली पूछता है एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस तीनों में रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा किसकी कम, तो भी आप बता लोगे। अगर आपसे सिर्फ इतना पूछता है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो भी आपको बता लेना है कि सैचुरेटेड आर लेस रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। कुछ छोटी मोटी चीज़ें अगर आपको कोई डाउट होगा या कुछ होगा, कुछ पूछना होगा आप लोगों को, या आपकी कोई डिमांड होगी, तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगी। और एक बच्चे की डिमांड आई थी वन शॉट वीडियो के लिए, तो मैं वन शॉट वीडियोस भी बना के पोस्ट करती रहूंगी। बिफोर 26 अप्रैल आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ऑल रिविजन एंड एवरीथिंग विल बी डन, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं, इफ़ यू आर able to understand what I'm teaching, then please let me know in the comment section, and it definitely motivates me and makes me happy, और लगता है कि कुछ कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको बेनिफिट मिल रही है। Thank you for watching this video. If you are new to this channel, then please subscribe to the channel as I come up with videos of class 9, 10 and 11th chemistry. And if you are already a subscriber, then thank you so much for your love and support. Thank you and bye bye.